नमस्कार, राष्ट्रम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उस शख्सियत की जो गुजरात बनने से पहले और गुजरात बनने के बाद राजनीति में इस तरह सक्रिय रहे कि उनके जाने के 1 साल के बाद भी आज उनका एहसास होता है एक युग का अंत हो गया। बात करते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का। उनको गुजरे 1 साल हो गए हैं, मगर उनके द्वारा किए गए कार्य को आज हम याद भी करेंगे और एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे जो केंद्रीय मंत्री भी रहे और गुजरात बनने से पहले जब मुंबई स्टेट था तब भी वो विधायक थे, उसके बाद भी विधायक रहे। 6 बार के विधायक, 4 बार के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके जो कार्य हैं वो आज भी हम देख सकते हैं। उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं चंद्रकांत श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, गुजरात की बात करें तो अभी की जो पीढ़ी है उसने शायद कांग्रेस का शासन नहीं देखा है, मगर एक समय था जब माधव सिंह सोलंकी और उनके किए गए कार्य किस तरह से याद करते हैं? पहली बात तो ये है कि माधव सिंह सोलंकी का नाम लेने से पहले ये गुजरात की गाथा, गुजरात का विकास जो उसकी गाथा है उसको बराबर समझना पड़ेगा। और वो गरीब आदमी कैसे ऊपर आया उसको भी समझना पड़ेगा। किसी कायदे को लाना, या यूँ समझो कि किसी चीज़ की जाहिरात कर देना कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं इतनी नौकरी डिक्लेयर करता हूं, पर वहां तक पहुंचना और वो गरीब आदमी को या अमीर आदमी को या मध्यम वर्ग के आदमी को वो नौकरी मिल जाना, यानी किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंट लोग तक पहुंच जाना, ये माधव सिंह के अंदर था। जो कहते थे वो करते थे और वहां तक पहुंचाते थे, ये उनकी बड़ी शख्सियत थी। महाराष्ट्र और गुजरात एक था। 2 वक्त जब महाराष्ट्र गुजरात के अंदर था तब 2 वक्त विधायक रहे, 6 वक्त विधायक बने, 4 वक्त इस गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और रिकॉर्ड तोड़ा कि 149 149 जिसको बोलते हैं, इतनी सीटें लाने का रिकॉर्ड आज दिन तक कोई तोड़ नहीं सका है। अब सवाल उनके कार्य की अगर हम बात करते हैं तो वो जिस जमाने में इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, या महाराष्ट्र जब साथ में था तब मुख्यमंत्री बने, उस जमाने में ये देश का कोई विकास नहीं हुआ था, इस राज्य का कोई विकास नहीं हुआ था। पर एक सोच, एक थॉट, एक विचारधारा को लेकर चलना, उनको जब मुख्यमंत्री की ऑफर आई वो एक पत्रकार थे और एक साधारण पत्रकार थे। पत्रकार जब पत्रकार का काम कर रहे थे तब उनके पास स्वाभाविक एक गरीब और मध्यम वर्ग में से आए हुए व्यक्ति वहीं अपनी पत्रकारिता करते थे और रात को उसी को पेपर को लेकर वहीं पर सो जाया करते थे। ऐसी ज़िंदगी के दिन गुजारने के बाद में ज़िंदगी की सही परिस्थिति को समझना, छोटे से आदमी के बड़े आदमी तक को समझना, ये उनमें बहुत काबिलियत थी। और इसीलिए उनका जब नाम आया तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे को राजकारण में नहीं आना है, मेरे को नहीं लड़ना है चुनाव। उन्होंने बड़े दिग्गज नेता मोरारजी देसाई जैसे लोग उनको, बड़े बड़े राजकारणी उनको, उनका नाम डिक्लेयर करा। बोरसद में रहने वाला एक व्यक्ति उभर के आए और उनको पहली वक्त महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर बैठने का मौका मिला। 1 वक्त 2 वक्त वहाँ लड़े, पर उन्होंने वो थॉट और एक विचारधारा को लेकर चले कि बॉम्बे की प्रगति कैसे हुई है, महाराष्ट्र कैसे प्रगति के पंथ पर है। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद गुजरात जो के लोग, जो मेहनत है, कर्मकश लोग हैं, जो विदेशों में जाके बसते हैं, जो साहसिक हैं, वो लोग को उनकी प्रगति नहीं हो रही है।
और इसीलिए उस जमाने के अंदर आप समझो कि गुजरात का विभाजन हुआ, सौभाग्यवश उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तब पूरे देश के अंदर कांग्रेस छाई हुई थी। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के रूप के अंदर उभर कर आए और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने देखा कि गरीब से गरीब आदमी को पढ़ाई की ज़रूरत है, महिलाओं को ज़्यादा शिक्षित करने की ज़रूरत है, औद्योगिक क्रांति लाने के बावजूद गरीब से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, इतना बड़ा अपना दरिया किनारा होते हुए भी हम बंदरों का विकास नहीं कर पाए हैं, ये तमाम बातों को ध्यान में लेकर उन्होंने अपनी इस गुजरात की प्रगति की ओर ध्यान दिया। लेकिन श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन जो विकास का जो शब्द है वो हमें 2002 के बाद सुनाई दिया। तो जो लोग जानते हैं इस पीढ़ी की, मैंने पहले ही कहा कि इस पीढ़ी के लोग ने कांग्रेस का शासन नहीं देखा। तो जिस तरह से आपने कहा कि इतना सारा किया, जैसे आप, तो इसमें क्या क्या काम था जो उन्होंने किया जो हम याद कर सकते हैं? देखो, कोई भी बीज लगाओगे आप तो फल तुरंत मिलने वाले नहीं हैं। तो बीज लगाने वाला आदमी ही मेन आदमी होता है जिसने बीज लगाया, भले फल कोई और भी खावे, क्योंकि हमेशा फ्यूचर प्लान होते हैं। आने वाले वक्त के अंदर हम क्या छोड़ के जाते हैं और क्या लेके जाते हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन चालू किया। आप जहाँ भी नाम देखोगे तो मध्याह्न भोजन के अंदर नाम माधव सिंह सोलंकी का आएगा। रसिया में जाने के बाद उन्होंने वहाँ की परिस्थिति को देखा और लोगों को जिस तरह से देखा, उन्होंने आके तुरंत ही इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर। वो मध्याह्न भोजन तो एक छोटे से बच्चों को एक लालच थी खाने की। उस टाइम पर भूख मरा था इस देश के अंदर, बच्चे खाना खाने के लिए आवे और साथ साथ में पढ़े, ये उसका मौन ध्येय था। और इसीलिए मध्याह्न भोजन चालू करा। उन्होंने जीआईडीसी की रचना करी, आईपीसीएल, पेट्रोफिल्स, ये तमाम उद्योगिक जो क्रांति लाए इस राज्य के अंदर, उन्होंने सबसे पहले पहल चालू करी। तो क्या विकास करा। आज जीआईडीसी नहीं होती तो हजारों कारीगर आज जो दिख रहे हैं काम करते हुए, वो उनकी मेहरबानी है। इनके ज़माने में तो आईपीसीएल, पेट्रोफिल्स जैसी बड़ी बड़ी एकमों को बेचना शुरू कर दिया इन लोगों ने। सरकार की जितने भी एकम हैं उनको बेचने का काम इन्होंने करा, इन्होंने बनाने का काम करा। लोगों को पेट भर भोजन मिले, अच्छी जिंदगी जी सके, इसके लिए बड़े बड़े उद्योगों की रचना करी। चाहे वो आईपीसीएल हो, पेट्रोफिल्स हो, चाहे जो भी दिखाई देता हो। हजारों कारखानों की स्थापना करी, बंदरों को डेवलपमेंट कर, जिस देश में कुछ नहीं था। आप समझो कि लड़कियों को फ्री में पढ़ाना, जहां तक पढ़े वहां तक पढ़ाना, ये थॉट राजीव गांधी की थी, पर राज्य को इम्प्लीमेंट करना का था तो माधव सिंह सोलंकी के सह पर जाता है कि उन्होंने फ्री शिक्षा देने का काम करा। उन्होंने कॉलेजें बनवाई, गवर्नमेंटों की स्कूलें बनाई जो आज नहीं बनती है। 50 रुपये 100 रुपये हमारे जैसे लोग इस सर सयाजीराव गायकवाड़ की कॉलेज के अंदर 42 रुपीज़ में पढ़े हैं। ऐसे ही जो अलग अलग स्कूलों के अंदर, तमाम उनके शासन के अंदर ग्रांट वाली स्कूल थी, एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं थी उनके समय में। और वो ग्रांट देने का काम किया ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके। तो ये थॉट, खुद शिक्षक थे, खुद टीचर थे, इतने ज़्यादा ध्यान पढ़ाई के ऊपर दिया और बच्चों को फ्री शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके उसका आयोजन उन्होंने करते गए। उन्होंने रहे उसका घर और खेती करे उसकी ज़मीन। ये इंदिरा गांधी के समय में जो कायदा आया उसका इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार के हाथ में था। आज भी आपको गणोतिया या लोग दिखाई देते हैं, भले आज के ज़माने के अंदर गणोतिया 4-4 वक्त ज़मीन बेच देते, तो बात अलग बात है, और फिर उसके लिए भी कायदा लाना चाहिए। तो ये उससे हजारों गरीब जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो मालिक बन गए। भले उनके कायदे से लोग उनको बोलते होंगे कि हमारी ज़मीन हड़प कर ली, ये कर ली, लेकिन मूल तो खेती करने वाला व्यक्ति को ज़मीन मिली, जिससे उसके अंदर उसकी कमर में एक ताकत आई, एक आगे बढ़ने की ताकत बनी।
और इससे गुजरात आज देख सकते हो आप कितना कितना आगे बढ़ गया है। प्रक्रिया। श्रीवास्तव जी, मैं ऐसा पूछना चाहता हूं कि जैसे ताकत की बात करें तो उनकी एक ताकतवर सरकार थी, ताकतवर निर्णय थे, ये ताकत कहां से आई? 149 सीट। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिसको कांग्रेस के अंदर शामिल किया जाए, या कौन से लोग हैं जो वादा करके चले नहीं जाएंगे। इसीलिए गरीब से गरीब आदमी को जो जोड़ने की उनकी प्रक्रिया थी, या गरीब से गरीब आदमी को ऊपर उठाने की जो उनकी ताकत जो उन्होंने बनाई थी, एक खाम थियरी, गरीबों का साथ लेना, ये जो कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस आज जो तकलीफ पड़ रही है, वो तकलीफ का मेन कारण है हमारा ये है कि उन्होंने बनाई हुई जो पद्धति गरीबों को उठाने की जो ताकत दी थी, वो ताकत से गरीब जुड़ गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। और वो जुड़ा ऐसा कि चुनाव के अंदर वो किसी चीज को देखता नहीं था, उसको सिर्फ कांग्रेस दिखाई देती थी। और माधव सिंह ने उन गरीबों को जोड़ने का जो इस राज्य के अंदर काम किया, उसकी वजह से ऐसी सरकार बनाई कि जिसका रिकॉर्ड आज दिन तक कोई तोड़ नहीं पा रहा है। 149 सीटें लाना, नरेंद्र मोदी जी भी थे, माननीय प्रधानमंत्री आज के हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश करी इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और इतनी बड़ी लहर लाए तो भी वो सीट को पार नहीं करे, क्योंकि गरीब जुड़ा हुआ था। और जो लोग भी, आज भी मैं कहता हूं, जो लोग भी गरीबों को, जैसे साग भाजी वाले हैं, ठेला चलाने वाले, गाड़ा चलाने वाले, मजदूर, गुने उचकने वाले लोग हैं, जो गरीबी में तख्ते में से आज भी उभर कर आने की कोशिश जो कर रहा है गरीब आदमी, और जिसको दबाने की सरकार कोशिश कर रही है, अगर उसको हम फिर से उठाने की कोशिश करेंगे तो मेरे को बराबर ऐसा लगता है कि माधव सिंह जैसी सरकार फिर से कांग्रेस ला सकती है। और यही माधव सिंह सोलंकी की ये ताकत है राज्य के अंदर, कि जिसको आज दिन तक कोई भूल नहीं पाया है। समझ के चलना। पत्तू भाई, इतनी अच्छी जब विरासत है आपके पास, इतने सारा जानकारी है, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग कांग्रेस में रह चुके हैं, तो आज माधव सिंह सोलंकी भी ये सोच रहे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, कि अब क्या होगा कांग्रेस का। देखो, माधव सिंह सोलंकी को जिस तरह से बदनाम किया गया इस राज्य के अंदर, उनका काम ये था कि मैं सबको जोड़ूं, उनका काम ये था कि मैं नीचे के व्यक्ति को ऊपर उठाऊं। और इसीलिए अक्खा जीवन उन्होंने अपने दांव पर लगा दिया था कि मैं किसी भी तरह, देखो गुजरात उस टाइम पर पहला नंबर पर आया था, आपको याद नहीं होगा, पर गुजरात पहले नंबर पर था। 30% जीडीपी थी अपनी, जो आज दिन तक रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, कोई नहीं तोड़ पाया आज तक। तो वो जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, और बदनाम करने के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। लेकिन एक बोलते ना कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं और फिर बदनामी के दाग मिले, तो मेरे को नहीं, 24 बरस तक वो राजकारण से दूर रहे, लेकिन हमेशा चिंता और चिंतित रहे, इस राज्य की चिंता करते रहे कि भाई इस राज्य को क्या चाहिए। और उनके प्लानिंग तो क्या जोरदार थे, आप समझ सकते हो। ये नर्मदा डैम दिख रहा है, वो उनकी तरफ टाइम का प्लानिंग है, आज का नहीं है, उस टाइम का प्लानिंग है। आज लोग पानी पी रहे हैं तो माधव सिंह सोलंकी को याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके मूल में जाओगे तुम तो उसमें माधव सिंह सोलंकी दिखाई देगा। ये जितना भी डेवलपमेंट आप आज की तारीख में जो देख रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर की होती है, और फ्यूचर की प्लानिंग के अंदर ऐसा व्यक्ति जिसने इस राज्य के उत्थान के लिए पूरा जीवन कर डाला, तो ऐसे प्लानिंग वाले लोग, आज क्या है कि जो लोग प्लानिंग वाले हैं, जो चाहते हैं कि गुजरात ऊपर आवे, देश ऊंचा आवे, ऐसे प्लानिंग वाले लोग आज भी है गुजरात में, लेकिन उनको वो तवज्जो, उनको जो वो ताकत, उनको बिठा के उनके पास से जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछा जाता है। हवा में बात होती है, सब वादे कर दो, इम्प्लीमेंट होवे कि नहीं होवे। 50 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, भले फिर 5 जन को नहीं मिले, ऐसे लोग नहीं थे। जो बोलते थे, अपने कर्तव्य को निभाते थे, इम्प्लीमेंट करके लोगों तक पहुंचाते थे। और इसीलिए वो वहाँ से जो शुरुआत हुई है इस राज्य की प्रगति की,
वो प्रगति आज मेरे को लगता है रुक गई है, लेकिन वो वैसी प्रगति होती तो गुजरात और कहीं 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 पर होता। लेकिन भत्तू भाई, जैसे मैं जानता हूं कि जब जिस समय माधव सिंह सोलंकी का राज था, उन्हीं के कार्यशैली को देखकर आप शायद राजनीति में जुड़े हों या आपने उस समय उनको अनुभव किया हो। लेकिन आज कांग्रेस में क्या कहाँ दिक्कत आ रही है कि इतनी अच्छी विरासत होने के बावजूद भी हम अच्छा नेतृत्व नहीं दे पा रहे? देखो, पहले क्या था कि जैसे माधव सिंह सोलंकी के ज़माने के अंदर जो पत्रकार थे ना, वो ईमानदार और ऑनेस्ट थे। भले एक मध्यम परिवार से आता होगा, लेकिन वो पत्रकार ईमानदार था। खुद की जान की परवाह करे बिना अपनी पत्रिका का जो फर्ज था वो निभाया करता था। आज जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और जो कांग्रेस पार्टी लोगों तक पहुंचना चाहती है, चंद ऐसे लोग हैं, चंद मीडिया हो चाहे चंद पत्रकार लोग हैं, वो बात लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, ईमानदारी से पहुंचने नहीं देते हैं। क्योंकि हर चीज़ को ये सरकार ने दबाने की जो कोशिश की है, चाहे वो उनके विरुद्ध में बोलने वाला नौजवान होवे या पत्रकार होवे, चाहे कोई भी होवे, वो मुसीबत से बच नहीं सकता है। अलग अलग जात के केस होना, उनके ऊपर इनकम टैक्सों की रेड कराना, आप देख सकते हो। यूपी के अंदर भी देख लो, आप जिधर भी देख लो, उधर जो बोलेगा वो मरेगा। इस सरकार में ऐसा हो गया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं। लोग ही तुमको कुर्सी पर बिठाते हैं और लोग ही तुमको नीचे गिराते हैं। आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी फिर से उभर कर आएगी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वादे बहुत करे पर निभाया एक भी नहीं है। इसलिए लोग फिर से कांग्रेस पार्टी के पीछे आएंगे, ये समझ लेना। भले देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन बत्तू भाई, ये खाम जो थियरी थी उसका इस्तेमाल अब क्यों नहीं होता है? जैसे खाम थियरी लोगों, क्षत्रिय है, मुस्लिम है, दलित है और आदिवासी, ऐसी कोई जाति परफेक्ट नहीं थी उनकी। उनकी खाम थियरी का मतलब ही लोग नहीं समझ पाए। उनकी खाम थियरी का मतलब था गरीब मध्यम वर्ग, जो मजबूर है, जो लाचार है, उन तमाम लोगों को उठाना और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना, और उनका परिवार किस तरह से ऊपर आवे, उनके बच्चे किस तरह से पढ़े, वो किस तरह से आगे बढ़े, ये उनका एक ध्येय था। उस खाम थियरी का मतलब ही लोग नहीं समझ पाए। उनकी खाम थियरी का असली मतलब ये था कि हर व्यक्ति समाज के साथ सिर उठाकर जी सके, अच्छी नौकरी मिले, अच्छे बच्ची पढ़ सके, अच्छे घर में रह सके, ये उनकी खाम थियरी का ध्येय था। पर लोग जातिवाद समझ बैठे उसको और उनको बदनाम किया। बदनामी तुम बदनाम कर सकते हो, लेकिन आने वाला वक्त आज भी लोग याद करते होंगे कि खाम थियरी से मेरा बच्चा पढ़ सका। आज भी लोग याद कर सकते होंगे कि खाम थियरी से मेरे बच्चे को नौकरी मिली। आज भी माधव सिंह सोलंकी के बोई हुई वो बीज आज भी फल स्वरूप बाहर निकला है, और लोग उसको याद करेंगे धीमे धीमे। क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चाहे ये हो, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक थे, और इंदिरा गांधी ने जिस तरह से देश के अंदर काम किया है, इसीलिए देश ऊंचा आया है। 56 की छाती की बात नहीं करते थे वो कभी। उनको पत्थर लगने के बाद में भी दूसरी जगह भाषण करने गए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद में भी बहुत अभिमान और अहंकार नहीं करा। कोई वादे नहीं करे, जो बोला वो करके बताया। वही सबसे बड़ी कांग्रेस की वो क्या बोलते हैं, मूड़ी है। लेकिन भत्तू भाई, इतने अच्छे शख्सियत थे माधव सिंह सोलंकी, चाहे वो राजनीति से 24 साल दूर रहे, कांग्रेस ने भी उन्हें दूर कर दिया। मैंने कहीं नहीं सुना कि उनका कहीं जिक्र आया हो, या जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं तो उनके कामों की चर्चा की हो। आज के जो कांग्रेस के युवा हैं उनको शायद भी नहीं पता। ऐसा है कि रेल के पटरी बन जाती है तो बनाने वाले को याद नहीं करते। रेल की पटरी किसने बनाई वो नहीं करने, किसने लोहा पिघलाया वो याद नहीं करते हैं। रेल की पटरी पर रेलगाड़ी चल रही है वो लोगों को दिखता है, स्टेशन किसने बनाया वो लोग याद नहीं करते हैं। इसी तरह बीज बोने वाले को लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो राजकारण में लोग हैं, वो लोग को खबर है कि ये बीज किसने बोया है। आज भले ही तुम बोले कि हमने इतने किलोमीटर तक नहर बना दी, लेकिन बनाने वाला कौन है? जो अगर ये डैम बना नहीं होता अपना, तो आज पानी नहीं मिलता। लेकिन डैम बनाने वाले को याद नहीं करते हैं। यहाँ पब्लिसिटी ऐसी होती है कि हमने इतने किलोमीटर कैनाल बना दी। बे कैनाल बनाने से कुछ नहीं होता है भाई मेरे, डैम बनाना सबसे बड़ी बात है। लेकिन चंद्रकांत जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस भी याद नहीं करती है। कांग्रेस क्यों नहीं याद करती है भाई?
युवाओं को अभी जो बात हम अभी कर रहे हैं वो 99% युवाओं को नहीं पता होगा कि माधव सिंह सोलंकी ने देखो ये किया है। एक बात सुनो, जब कोई लहर चलती है ना, कोई आंधी चलती है, उसके अंदर आंधी में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कोई नहीं देखता है, आंधी को देखता है। गाड़ी फास्ट चलती है, उसमें लोग बैठने की विचार करते हैं, लेकिन गाड़ी बीच में रुक जावे तब लोग याद करते हैं कि गाड़ी रुक क्यों गई। आज ऐसा ही हो गया है। लोगों को बहुत उत्साह था, बहुत ऐसा था, ये सरकार आएगी तो ये कर देगी, ये सरकार आएगी तो ये कर देगी। साहब, वादा करना एक अलग बात है और वादा का इम्प्लीमेंट करके उस गरीब या मध्यम वर्ग के या कोई भी व्यक्ति तक पहुंचाना एक अलग बात है। आज इस देश के अंदर कोई भी गरीब का बच्चा ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि अडानी अंबानी जैसे लोग पूरे बिजनेस को खा जाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ से ऊंचाएगा। पर एक वक्त आएगा, जरूर वक्त आएगा कि ऐसे 5-10 आदमी जो व्यापार करने इस देश में निकले हैं, उनको भी पता चलेगा कि जब नौजवान खड़ा होता है, जैसे यूपी के अंदर आज नौजवान खड़ा हो गया है, वो नौकरी मांग रहा है, वो पेट भर अनाज मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। जब हक मांगने की बात आई तो हिंदू मुस्लिम की बात ले आए, हक मांगने की बात आई तो हमने राम की प्रतिमा बना रहे हैं। राम राज्य के अंदर कोई भूखा नहीं सोता था, तुम राम की प्रतिमा ऐसी बना रहे हो कि लोग फुटपाथ पर भूखे सो रहे हैं। ऐसा राम ने नहीं कभी विचार करा था। तो तुम्हारे लोग के वादे और कांग्रेस के वादों में बड़ा फर्क है। राम का मंदिर खुलाने वाले राजीव जी थे, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैंने खुलाया है। तो सवाल ये है कि यहाँ पब्लिसिटी का शासन चल रहा है। माधव सिंह पब्लिसिटी में मानते नहीं थे, अपने काम में मानते थे। इसके लिए काम करके गए, उसको लोग याद करेंगे। आखिरी सवाल है, स्वर्गीय माधव सिंह सोलंकी को गुजरात किस तरह से याद करे? मैं तो मानता हूं कि उनकी जो थियरी थी कि गरीब आदमी को ऊपर उठाना, दूसरा उन्होंने जो सीटें जीती जिसका रिकॉर्ड आज कोई तोड़ नहीं पाया, उस सीटों की तरफ ध्यान दें कि सीट लाए कैसे होंगे, ऐसा कौन सा काम करा होगा। भले सत्ता से विमुख है, सत्ता के बाहर है, भले हमारे पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि को खरीद के ले जा रहे हैं या दमदाटी हाथ दे के ले जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोग आज भी ये चाहते हैं कि इनसे तो अच्छा कांग्रेस का शासन था। क्यों? कि उनके समय में एक रेशन कार्ड था, माधव सिंह सोलंकी के टाइम पे हर जात का अनाज मिलता था, घासलेट तक खाना बनाने के लिए मिलता था, दिवाली होली ऐसे त्यौहार आते थे, हिंदू या मुस्लिम हो, जाति से कोई संबंध नहीं था। उस टाइम पर उनको ज़्यादा का घी, ज़्यादा का तेल, ज़्यादा की तुम्हारे मिठाई बनाने के लिए जो भी चीज़ लगती होगी, घी गुड़ सब दिया जाता था, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के घर में भी दिवाली होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती थी। घासलेट तक देते थे। ये लोग आए, इन्होंने बीपीएल कार्ड काढ़ा, वो गरीब आदमी आज भी झोपड़पट्टी में धक्का खा रहा है बीपीएल कार्ड के लिए, मेरे बच्चों को अनाज नहीं मिल रहा है। जो आदमी कमाता हो गया था, यूपी के अंदर अच्छी जिंदगी जी रहा था, उसको 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया। वो कैसा अनाज? 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ चावल का भाव यानी 9 रुपये, 2 रुपये गेहूँ का भाव इतने 10 रुपये यानी 19 रुपये का अनाज और 50 रुपये की उनकी फोटो। इस तरह का कार्य कांग्रेस पार्टी ने नहीं करा। कांग्रेस पार्टी ने कोई जगह पर अपने पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग याद करते थे। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो लोग बोलते थे कि इंदिरा गांधी ने, उनके विरोध पक्ष नेता ने बोला था कि दुर्गा का रूप है ये। तो ऐसे लोग याद करते थे। इनको तो गली गली नाके नाके पोस्टर लगाना पड़ते हैं। पेट्रोल 100 रुपया हो गया तब भी फोटो लगाते। शर्म आना चाहिए। 40 रुपये का वायदा करके तुम 100 रुपये में पेट्रोल डीजल बेच रहे हो भाई। सरसों का तेल 250 रुपये में बेच रहे हो, जो 50-60 रुपये में मिलता था। गेहूं चावल सब चीज महंगी कर दी तुमने। गरीब आदमी को फिक्स पगार की नौकरी कर दी। वो पूरी पगार नहीं देते हो तुम। आज भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो जवान खड़ा है लोगों की रक्षा करने के लिए, उसको 8,000-9,000 रुपये पगार मिल रही है। तो ये सरकारें जो है खाली वादे में बहुत अच्छी है, पोस्टर लगाने में अच्छी है। अभी प्रधानमंत्री मैं बच के आ गया। अरे यार, तुम इस देश के 130 करोड़ के मुखिया हो भाई मेरे। तुम तो बोलते थे मेरी 56 की छाती है, तुम पाकिस्तान उतर सकते हो, लेकिन इस देश में तुमको डर लगता है भाई। और 50 किलोमीटर की बहुत दूर बॉर्डर होवे, 50 किलोमीटर दूर, तो वो उसकी सुरक्षा
बीएसएफ के अंडर में होती है एक प्रधानमंत्री की, दूसरे के अंडर में नहीं होती है। तुम राज्य को दोषी ठहरा रहे हो। अरे ये क्या बात है? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, अगर तुमको डर लगता है तो एक सामान्य आदमी का क्या होगा भाई मेरे? आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, सम्माननीय हो, आदरणीय हो, तुमको सब मानते हैं और तुम ऐसा दोषारोपण करते हैं। अगर मान लो ऐसा है तो किसान जब आंदोलन पर बैठा था तो 700 मर गए, तब तुमको दया नहीं आई? तब तुमने कोई ना विचार नहीं करा? और कौन उतर रहा है? अगर ऐसा होता तो देश के तमाम लोग उपवास पर उतरते। हमारे अपने लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त ऐलान करा था कि इस देश के अंदर अनाज की कमी है, आपको एक दिन का उपवास करना पड़ेगा। आखिर देश ने उपवास करा था। अगर तुम्हारे ऊपर कोई छत्र छाया पर कोई खतरा था तो पूरा देश उपवास पर उतरता, आंदोलन करता। पर ये जबरदस्ती लोगों को बिठा दिया, धरना करे। अरे भाई करो, धरना करना है। कोई ने उनको गाली दी नहीं है, कोई उनके सिर पे खतरा हुआ नहीं है। इतनी दूर से तुम चले आए और फिर खुद ही डायलॉग मार के जाते हो। और दैट इज नॉट वे। एक प्रधानमंत्री का स्वरूप, उसकी हिम्मत के ऊपर पूरा देश चलता है। मेरा प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें करने, तुम पाकिस्तान को गालियां देते हो, तुम उसको गालियां देते हो, तो तुमको सिर्फ अपने देश में डर लग गया। ये गलत बात है। माधव सिंह सोलंकी जैसे, इंदिरा गांधी जैसे लोग, इस देश के अंदर किसी को पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरी सवाल, जो लोग हमारा इस कार्यक्रम देख रहे हैं, माधव सिंह सोलंकी के बारे में उन्हें कितना जानना चाहिए, कितना सीखना चाहिए? देखो, उनकी दो बातें, मैं 2-3-4 बातें तुमको बताता हूँ, बराबर समझने जैसे है। उनके ऊपर एक पत्र का आरोप लगा एक पत्र का, फट देके इस्तीफा देके चले आए। कि खाम तेरी के अंदर, इस राज्य के अंदर तुरंत राजीनामा दे दिया। जहां जहां पर भी तकलीफ पड़ी, उन्हें पोस्ट की परवाह नहीं करी। उनमें और आज में इतना फर्क है कि कितने भी आक्षेप लग जाओ, पेपर लीक हुआ, कितने आक्षेप लगे, कितने लोग धरना पर गए, कितने लोग नौजवानों ने आक्रमण करा, कोई ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। इनके कितने मंत्रियों के ऊपर आप लोग गाड़ी चला दी, दिया राजीनामा? नहीं दिया। फर्क इतना ही है कि माधव सिंह जैसे शख्सियत इस देश में, इस राज्य में जन्म लेना और काम करना, ये राज्य के लिए एक सौभाग्य वाली बात है। उनमें से सीखना इतना ही है कि कैसी भी परिस्थिति का सर्जन होवे, लेकिन बदनामी के दाग जब तक धुलते नहीं हैं, तब तक तुमको वो पदवी लेना नहीं चाहिए। उन्होंने जितने भी काम करे, जितने भी, चाहे किसानों के लिए करे हैं, चाहे मजदूरों के लिए करे हैं, चाहे कन्याओं के लिए करे हैं, चाहे जिस राज्य के लिए जो कुछ भी करा, और देश में जब मंत्री रहे, राज्यसभा के भी मेंबर रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। केंद्रीय मंत्री भी रहने के बाद में देश के उत्थान के लिए आप उनके कार्य देखो, उनके कार्य के अंदर हमेशा देश को फायदा ही हुआ है। राज्य में रहे तो राज्य को ही फायदा हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व, जो लोग हमेशा अपने देश की, अपने राज्य की चिंता और चिंतित करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना ही हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण है। और इसमें से इस कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये सीखना चाहिए कि हमको किसका काम करना चाहिए, कैसे देश का काम करना चाहिए। भले लोग हमको गाली देवे, भले हमारे से लोग घृणा करें, लेकिन हमको देश के उत्थान के लिए और राज्य के उत्थान के लिए सदंतर काम करते रहना चाहिए। ऐसा उसमें से सीखने जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे चंद्रकांत श्रीवास्तव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और आज माधव सिंह सोलंकी, जो स्वर्गीय माधव सिंह सोलंकी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे।